हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। गैल्वेनिक सेल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रीकैप हम कर लेते हैं जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था। रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो उन केमिकल रिएक्शंस को बोला जाता है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलता है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल बीकर। ये रेडॉक्स रिएक्शन हम एक सिंगल बीकर में करवा रहे हैं। तो हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, CuSO4 सॉल्यूशन। तो पानी लिया, उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बन गई। इस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक मेटल जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगी और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिंक और कॉपर का। जब ये रिएक्शन इस बीकर में करवाई जाती है तो हमें कुछ देर बाद में ये दिखाई देता है कि ये बीकर अपने आप गर्म हो जाता है और इसमें से हीट जो है वो रेडिएट होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन में, ये हीट कहां से आती है? दिस इज द केमिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और यू कैन से दैट हीट। तो हम यहां पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन केमिकल एनर्जी is converted into heat which is dissipated to the surrounding. तो ये रिएक्शन जो है इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, और ये हीट जो है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते इस रिएक्शन के अंदर। तो अगर एक सिंगल बीकर में आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी करवाते हो तो जो हीट प्रोड्यूस होगी यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट इन अ यूजफुल मैनर। अब क्या हुआ, दो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो ये हीट हम यूज नहीं कर पाए, जो केमिकल एनर्जी का ये फॉर्म था, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। इन साइंटिस्ट के नाम है एल गैल्वेनी और ए वोल्टा। ये दो नाम है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन इन दोनों ने एक डिवाइस ऐसी बनाई जो कि सिमिलरली काम करती थी, एक ही तरीके से काम कर सकती थी। तो इस वजह से इस डिवाइस को हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल का नाम पड़ा इनके नाम पे, वोल्टेज सेल का नाम पड़ा इनके नाम पे। तो इन्होंने केमिकल एनर्जी जो यूज नहीं हो पा रही थी एक सिंगल बीकर में रेडॉक्स रिएक्शन को करवाने पर, उसको एक यूजफुल मैनर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस जो थी वो तैयार की। तो इन्होंने ये बोला कि आप एक सिंगल बीकर में रेडॉक्स रिएक्शन कैरी कराने से ज्यादा बेटर है उनको अलग अलग बीकर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन को कैरी करवाया जाए।
इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैं एक बार बता चुका हूं। व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट द सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड द सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन्होंने यही बोला कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को एक सिंगल बीकर में कराने की बजाय अलग अलग बीकर में कैरी करवाइए। दे कैरीड आउट एन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन where oxidation and reduction take place in a different beaker। तो ये इनका आइडिया था कि इस तरीके से अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग बीकर में हम करवाते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम ऐसा ही एक सेल डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन्होंने डिजाइन किया था। ये जो सेल है ये काम करता है इस रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखो बच्चों यहां पर अभी हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन लिखी थी ZnSO4 सॉरी Zn plus CuSO4 it gives us ZnSO4 plus Cu। तो इस रिएक्शन के अंदर जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि इस रिएक्शन को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये वो आधी रिएक्शन है जिसमें हम सिर्फ ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इसका ये मतलब हुआ जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन हाफ सेल जो है इसमें क्या होगा? इसके अंदर कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। और ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखनी हो तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें। सो ओवरऑल रिएक्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं Zn plus Cu2 plus it changes into Zn2 plus Cu। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। अब देखो बच्चों इन्होंने ये बोला कि भाई आप एक बीकर ले लीजिए जिसके अंदर आप सिर्फ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो है इसको कैरी करवाएंगे। सो दे कैरीड आउट the oxidation half reaction and reduction half reaction in two separate beakers। बच्चों इन दो रिएक्शंस को हम दो अलग अलग बीकर में किस तरीके से करवाते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक गैल्वेनिक सेल जो है वो बना के दिखा रहा हूं। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमें दो अलग अलग बीकर चाहिए होंगे। तो जैसा अभी आपने लिखा था एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है जिसमें हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई सेल बनाएंगे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखें।
तो लेफ्ट साइड वाले बीकर को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, क्योंकि इस बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन होने वाला है। राइट साइड में जो बीकर होता है इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। इस बीकर में रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोड लगाई जाती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया जाता है और बीच में लगाया जाता है वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर हमें ये बता देगा कि कोई वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये किसका बनाया जाएगा? यहां पर आपको इलेक्ट्रोड लगानी है जिंक की, क्योंकि आपको अभी रिएक्शन लिख के दिखाई थी, जिंक इलेक्ट्रोड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और यहां जो सॉल्यूशन होता है ये जिंक का ही कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लेते हैं, तो जैसे कि हम ZnSO4 सॉल्यूशन। तो क्योंकि रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन वाली उसमें जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Zn2 पॉजिटिव आयन में। इस वजह से यहां पर जो सॉल्यूशन आप लोगे उसमें जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव स्टेट में ही होना चाहिए। दूसरी तरफ यहां पर जो इलेक्ट्रोड ली गई है दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर के ही सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप कर रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब जैसे ही आप ये एक्सटर्नल वायर जो है इससे कनेक्ट करते हैं तो देखो इस बीकर के अंदर जो है वो कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है? जब आप इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करते हो तब ये रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां रहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं इस ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट होते रहेंगे ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एटम टेकिंग प्लेस ऑन दिस इलेक्ट्रोड। तो जिंक का एटम जो है वो इलेक्ट्रोड से टूट के सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव जो है इट इज स्टेबल इन द सॉल्यूशन, और ये जो है इट इज स्टेबल ऑन द इलेक्ट्रोड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिंक का एटम इस इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव बनने के बाद अपने आप सॉल्यूशन में चला जाता है, और इस वजह से धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड जो है इसके एटम्स जब टूट के सॉल्यूशन में जाते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रोड थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं। इस वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो बनाया जाता है। और आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर आप नोट कर लीजिए, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। तो तीन बातें जो है वो यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन बनाएगा, और ये आयन जो है वो कहां चला जाएगा? सॉल्यूशन में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रोड्यूस हुए ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो आता है। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है इस बीकर के अंदर। अब हम देखते हैं इस वाले हाफ सेल को, रिडक्शन हाफ सेल को। यहां पर देखिए बच्चों, कॉपर जो है ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन है तो कॉपर रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस होने के लिए ये Cu2+ कहां से आता है? तो ये Cu2+ आता है इन द सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था। हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था उसमें कॉपर के आयंस जो थे वो प्रेजेंट थे इस सॉल्यूशन में। जब तुम एक्सटर्नल वायर से इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो यहां से और यहां पर ट्रैवल करना शुरू करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा इलेक्ट्रॉन्स? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जमा हो गए, दूसरी ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हो रहे, मतलब वहां पर जीरो पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो डेवलप ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड में क्या है? हाई पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड में क्या है? लो पोटेंशियल। तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया था। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर के आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर थे, ये क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर का आयन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा? कॉपर का एटम बनाएगा। अब ये जो कॉपर का एटम बना है ये सॉल्यूशन के अंदर था, ये रहता है इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोड पे ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में से इस इलेक्ट्रोड पे आके और सेटल हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होता है, धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ने लग जाएगी। ये इलेक्ट्रोड जो है वो थिक हो जाएगी ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज कॉपर एटम्स ऑन इट। तो यहां पर देखो बच्चों, रिडक्शन हुआ। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। द इलेक्ट्रोड ऑन विच reduction take place is called cathode। तो इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। और यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पीछे से सप्लाई आती है लेकिन यहां पर आके इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाते हैं, इस वजह से इस इलेक्ट्रोड पे हमेशा क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी और इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन जो है वो बनाया जाता है कैथोड पे। तो एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है इस सेटअप के अंदर। अब देखो, क्या ये रिएक्शन इसी तरीके से चलती रहेगी? तो ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ इतनी ही चीजें लगाते हैं इस सेल के अंदर, तो कुछ देर बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इस सेल को सिर्फ इतना ही बनाएं तो ये सेल कुछ देर बाद में फंक्शनिंग बंद कर देता है। उसके पीछे ये रीजन है, यहां पर आप समझ लीजिए। इस बीकर में बच्चों क्या हो रहा था? इस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिंक का एटम इलेक्ट्रोड से टूट के सॉल्यूशन में आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस। ये आयंस कहां है? इन द सॉल्यूशन। अब देखो, हमने यहां पर क्या डाला था? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आपने स्टार्टिंग में डाला होगा, ये Zn2+ और SO4 2- इन दो आयन से मिलकर बना होता है। ये दोनों आयंस कैसे थे? इसका एक आयन जो है तो इसका भी एक ही आयन है। ये दोनों बैलेंस थे, बराबर थे। हमने जो जिंक सल्फेट डाला था उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या था? इक्वल था। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन जो है वो होती रहती है, वैसे वैसे इसके अंदर जिंक के आयंस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहे हैं। तो एक तो पहले ही Zn2 पॉजिटिव आयन था सॉल्यूशन में, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन ऑलरेडी प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन की वजह से और ज्यादा Zn2 पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। अब इसको तो इसने बैलेंस कर लिया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर और कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? आफ्टर सम टाइम Zn2 positive ion produced due to oxidation start, यहां लिख रहा हूं मैं,
start accumulating in the oxidation half cell and make the solution positively charged। इस सॉल्यूशन को कैसा बना देगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जिंक के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठा हो जाए तो वो क्या करेगा? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करेगा? रोक देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस accumulation of positive charge, the flow of electron stops after some time। तो कुछ देर बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो यहां पर रुक जाएगा। और इस बीकर में अगर हम देखें क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तो यहां पर देखिए इस बीकर के अंदर क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन में क्या होता है? कॉपर के आयंस सॉल्यूशन से जाके और इलेक्ट्रोड पे सेटल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आपने सॉल्यूशन किसकी बनाई थी? कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट में पहले क्या रहा होगा? जितने पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो ये बैलेंस था, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल थी, लेकिन धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो? कॉपर का रिडक्शन करवा रहे हो। तो ये कॉपर जो है वो कम होने लग जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या बचेगा यहां पर? सल्फेट आयन रह जाएगा लास्ट में। सल्फेट आयन जो है वो इस सॉल्यूशन को कौन सी चार्ज दे देगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगी? अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इनिशियली the Cu2 plus ions which is equal to SO4 2 minus ion in the solution, but as the reduction proceeds, the SO4 2 negative ion as the reaction proceed, copper लिख लो, Cu2 positive ion reduces in the solution and SO4 2 negative ion becomes in excess। तो कॉपर कम हो गया तो सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन डेवलप्स नेगेटिव चार्ज। इस वजह से एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन डेवलप नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद में नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद में पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने की कोशिश भी करेगा तो उसको जो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रोड पे नहीं आने देगा। तो कुछ देर बाद में ये सेल काम करना बंद कर देगा, अगर इतना ही सेटअप हम सिर्फ बनाते हैं तो आफ्टर सम टाइम this cell it becomes non-functional due to the accumulation of positive charge on this side and negative charge on this side of the solution। तो अब आप लास्ट में ये लिख सकते हैं ओवरऑल कि भाई ड्यू टू द accumulation of positive and negative charges on the either side of the solution, this cell becomes non-functional due to the accumulation of negative charge in the reduction half cell
and positive charge in the oxidation half cell। तो इस वजह से सेल काम करना बंद कर देगा। अब इस चीज का जो हमको सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया एक डिवाइस ऐड करके। हमने एक यू ट्यूब बनाई, दैट यू ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज हम जब यूज करते हैं इस सेल के अंदर, तो ये सेल जो है ये कुछ टाइम बाद में बंद नहीं होता, ये फंक्शनल रहता है। तो वी एडेड अ डिवाइस, दिस इज कॉल्ड अ यू ट्यूब, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो अब आप लिखोगे इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन an inverted U tube called salt bridge is added to the device। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है और किसका बना हुआ होता है, what is the salt bridge, what is the function of salt bridge and how a salt bridge is made। ये तीन सवाल जो है वो अब आते हैं हमारे माइंड में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो डेफिनेशन आ जाती है इसकी, it is a U-shaped inverted tube which contains concentrated solution of an inert electrolyte। It is an inverted U-tube which contain concentrated solution of an inert electrolyte such as KCl, K2SO4, AgNO3, KNO3 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इन सॉल्यूशंस का हम सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं और ये जो सॉल्यूशन है ये सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन होती है। इन अ सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन मेड इन अगर तो अगर बेसिकली ये एक बायो ऑर्गेनिज्म होता है और इसको जब हम हाइड्रेट करते हैं या इसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो ये स्वेल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो भी बना रहे हो, इस सॉल्यूशन को आप अगर में डाल दीजिए तो ये सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब इसको हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो ग्लास ट्यूब का बनाया जाता है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम इस सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। So this is called inverted U tube और इसी को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज, जिसमें आपके पास ये सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन, इट कंटेन सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से तो सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका रोल क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो जैसा कि बच्चों अभी आपको मैंने समझाया कि अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते और दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हो वायर से, तो कुछ देर बाद में क्या होता है,
सॉल्यूशन के अंदर, ऑक्सीडेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और रिडक्शन वाली सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज ये चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होने देता। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये आ गया, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द सॉल्यूशन। और दूसरा, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज the solution in the two half cells and keep it functional। ये दो काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। एक तो ये सॉल्यूशन के अंदर से जो आयंस का फ्लो होता है, जो जिसको हम एक्सटर्नल सर्किट तो वायर हो गया, इंटरनल सर्किट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो जो अभी हमने सेल बनाया था, इसको अगर हम दोबारा बनाए इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि ये हमारा फेज का वायर है। आपने घरों में देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होती है दो वायर से होती है। एक होता है फेज का वायर जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इनसाइड द हाउस, दूसरा होता है न्यूट्रल का वायर जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है आउटसाइड द हाउस। तो ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट। और ये काम करता है इंटरनल सर्किट का। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का यहां पर कंसेप्ट अप्लाई करें तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारा फेज का वायर है, तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जो घरों के अंदर हाउस होल्ड सप्लाई आती है। उसी से मिलता जुलता सर्किट ये बन गया। अब इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट कर रहा है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द इंटरनल सर्किट इन अ गैल्वेनिक सेल? इंटरनल सर्किट किसका होता है? तो इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज का होता है। सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट बनाता है सेल का। अब देखो, एक तो ये हो गया इसका फंक्शन, इसने सर्किट कंप्लीट कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या लिखा है? अभी जो मैंने आपको समझाया कि यहां पर अगर आप जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो कुछ देर बाद में क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर Za2 पॉजिटिव आयन जो है वो जमा हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो जमा हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोड हमने कॉपर की ली थी और यहां पर सॉल्यूशन दिया था कॉपर सल्फेट का। तो कुछ देर बाद में क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर SO4 जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस सॉल्यूशन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, हमें तो सेल को जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रन कराना है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी ना सेल बना रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम तक रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। अब देखो सॉल्ट ब्रिज जो है वो कौन सा ले सकते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज हम लेते हैं K2SO4 का, पोटेशियम सल्फेट का, K2SO4। ये सॉल्ट ब्रिज हम ले रहे हैं यहां इस सेल के अंदर। ये सॉल्ट ब्रिज जो है इसके अंदर K पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन। आपने सॉल्यूशन बना के डाला था अगर अगर में, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या रहे होंगे, आपके आयंस जो हैं वो रहे होंगे पोटेशियम के आयन और सल्फेट के आयन। जिस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो इसके सल्फेट के आयंस जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और सल्फेट के आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। ये सल्फेट के आयंस जो है वो इस सॉल्यूशन में पहुंच के क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे जो यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा था। तो सल्फेट आयंस दे मूव टुवर्ड्स, यहां पर आप लिख सकते हो एग्जांपल के लिए कि भाई इन दिस जिंक कॉपर सेल, इन जिंक
copper cell when K2SO4 salt bridge is used। पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट ब्रिज जब हम यूज करते हैं, देन पहला पॉइंट SO4 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द salt bridge move towards oxidation half cell and neutralize the positive charge। पॉजिटिव चार्ज जो इस तरफ इकट्ठा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड की सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, तो वहां पर कौन सा आयन जाएगा, के पॉजिटिव आयंस। ये जो आयन है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन। तो के पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज moves towards reduction of cell and neutralize the negative charge। तो चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से अब रोकने वाला जो है वो कोई नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है वो मूव करते रहेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से जो है गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट किया गया। पहले दो बीकर लिए, इनके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को लगाया, उनको उन्हीं के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया। इसके बाद में इनको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया गया। वायर से कनेक्ट किया तो हमने देखा कि ये सेल थोड़ी देर के लिए काम करता है, उसके बाद में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और इस साइड में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड। जिंक इलेक्ट्रोड जो थी इसको बोला जाता है एनोड, और कॉपर की इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब इस सेल को हमें क्या करना था, लंबे टाइम तक फंक्शनल बनाना था। तो ये पता चला कि भाई यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेल नॉन फंक्शनल हो रहा है। तो अब एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। ये सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब का बना हुआ होता है, और इस सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए हम एक सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन कैसे बनाई जाती है, अगर अगर का यूज करके। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है हम उसकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको अगर अगर में डाल देते हैं। एक पाउडर होता है अगर अगर, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्वेल हो जाता है, तो उसको हम इस ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं, तो वो एक सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन कहलाती है। इसके बाद में जो भी तुम्हारा सेल था इसके अंदर हम ये सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का बना हुआ जिंक कॉपर सेल के अंदर। तो जब चार्जेस डेवलप होंगे या चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे इन दोनों बीकर्स के अंदर, तो हमारा सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या करेगा, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उससे सेल जो है वो काम करना बंद नहीं करेगा, और इस तरीके से ये सेल जो है वो काम करना शुरू कर देता है लंबे टाइम के लिए। तो ये हो गया बच्चों गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको वोल्टिक सेल भी हम बोल सकते हैं। आप इसको एक बार फिर से जो है वो पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।